सर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक बार समझाना ना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब प्रॉपर्टीज बढ़ाना बेटा। जो भी तेरा प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट करना पहला, और दूसरा जिस जगह पे तुम पैसा लगाओ वो जगह पे तुमको प्रॉफिट मिलना चाहिए, मतलब प्रॉफिटेबल जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना। फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा तो वो सर उससे शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट मिलेगा, अपने बिजनेस का वेल्थ बढ़ाएंगे उसमें क्या तो? होता है बेटा, जितनी कंपनी के पास प्रॉपर्टियां बढ़ेंगी बेटा, या जितना हम लोग प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में पैसा डालेंगे उतना एट दी एंड प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी बेटा, उनको उतना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। क्लियर? ओके सर। हाँ हाँ बेटा, और किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोगों ने स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में दो डिसीजंस के बारे में डिस्कस किया था। एज अ फाइनेंस मैनेजर हमको एक डिसीजन लेना होता है, डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, और दूसरा डिसीजन हमको लेना होता है डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। अब तीसरा आता है डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड। कितना डिविडेंड हम लोगों को देना है ये कंपनी नक्की करेगी बेटा। कोई कंपनी ऐसी होती है जो डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करती है, कोई कंपनी ऐसी होती है जो फिक्स डिविडेंड डिक्लेयर करती है एवरी ईयर, हम लोग इतने डिविडेंड देंगे, इससे ज्यादा हम लोग डिविडेंड नहीं देंगे। तो ये कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ये कंपनी कंपनी का डिसीजन है कि कंपनी कितना डिविडेंड देना चाहती है। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स शेयर होल्डर। डिविडेंड मतलब कंपनी का प्रॉफिट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहती है। डिविडेंड इज अ रिटर्न टू शेयर होल्डर्स ऑन देयर सर आवाज कट हो रहा है। हाँ सर। अभी सर सही आ रहा है इधर। परफेक्ट है सर। तो बेटा आप लोगों के नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। Which is distributed among its shareholders. Dividend is a return to shareholders on their investment. Dividend जो shareholders ने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उसके सामने उनको रिटर्न हम लोग देते हैं। As per Companies Act, dividend can be paid in cash or check on paid up capital of shares. वो या तो कैश में दिया जाता है या चेक में। जब ये बुक लिखी गई थी बेटा तब डिविडेंड कैश या चेक में होता था। अब बाय डिफॉल्ट सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अभी कोई भी कंपनी डिविडेंड कैश में नहीं दे सकती, चेक में तो देना ही बंद कर दिया है, सीधा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। 1 रुपया डिविडेंड हो कि 1 लाख रुपया डिविडेंड है वो सीधा आपके आपके करंट अकाउंट में, मतलब जो भी आपका अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। Financial manager has to decide what part of profit should be distributed as dividend and what part of profit should be retained in business. ये एज अ फाइनेंशियल मैनेजर हमको नक्की करना है कि कितना प्रॉफिट हमको डिविडेंड में देना है और कितना प्रॉफिट हमको बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है। रिटेन्ड अर्निंग इन बिजनेस इज अ सिग्निफिकेंट इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर हम लोग प्रॉफिट को बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ये हमारा बहुत बड़ा इंटरनल फाइनेंस है जिसके लिए हमको कुछ भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड अफेक्ट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी। जितना कंपनी डिविडेंड ज्यादा देगी उतना शेयर्स की प्राइस। सर आवाज कटी है आपकी। अब आवाज बराबर है बेटा स्टूडेंट्स? देखो तो। हाँ सर। हाँ वो सर। मेरे हिसाब से बेटा वो वेदर खराब है ना आज, तो इसकी वजह से वो नेटवर्क इशू होगा। ओके, पेमेंट ऑफ डिविडेंड अफेक्ट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी जितना ज्यादा डिविडेंड देती है उतना उसकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है। इफ अ मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड इट डिक्रीज द प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी के पास प्रॉफिट कम बचता है, इसका मतलब प्रॉफिट का री इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में है वो कम हो सकता है। On the other hand, if major portion of profit is reinvested, then less amount is left for dividend. अगर कंपनी ज्यादातर पैसा अपना बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है तो डिविडेंड के लिए पैसे कम बचते हैं। Now factors affecting dividend. Number 1, divisible profit of the company during the current financial year. कंपनी का इस साल का प्रॉफिट कितना है उसके बेस पे डिविडेंड दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट, एस्टिमेशन ऑफ इनकम इन फ्यूचर। कंपनी को अगर ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में हमारी इनकम बढ़ सकती है,
तो कंपनी डिविडेंड ज्यादा दे सकती है। अगर कंपनी को डाउट है कि यार फ्यूचर में शायद इनकम कम हो, तो कंपनी डिविडेंड कम देगी, पैसा अपने पास ज्यादा बचा के रखेगी। तीसरा, रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इन पास्ट ईयर। कंपनी देखेगी कि हम लोगों ने पिछले सालों में कितना डिविडेंड दिया है। अगर पिछले सालों में हम लोगों ने 10-12% डिविडेंड दिया है, तो इस बार भी हम लोग 10-12% डिविडेंड देंगे। नीड ऑफ प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कितने पैसों की हमें बिजनेस में जरूरत है, उसके हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल कंडीशन एंड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ कंपनी एट प्रेजेंट। कंपनी की अभी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसके बेस पे डिविडेंड दिया जाता है। रेशियो ऑफ रिजर्व्स विद द कंपनी, कंपनी के पास कितनी रिजर्व्स पड़ी हैं। अगर कंपनी के पास रिजर्व्स में पैसा पड़ा है, तो वो पैसा भी कंपनी यूज कर सकती है डिविडेंड देने के लिए। नेक्स्ट, फ्यूचर प्लानिंग ऑफ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी के पास पैसा पड़ा है, कंपनी डिविडेंड नहीं देना चाहती है, तो वो पैसा कंपनी को अगर लगता है कि हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पे हमको फ्यूचर में रिटर्न अच्छा मिले, तो कंपनी वो भी कर सकती है, वो भी कंपनी के डिसीजन में इंक्लूड होता है। एटीट्यूड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर्स कितना डिविडेंड देना चाहते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स कितना लग रहा है, भाई डिविडेंड ज्यादा देंगे तो टैक्स ज्यादा बचेगा, या डिविडेंड कम देंगे तो टैक्स बचेगा, वो कंपनी एक बार देख लेती है। लीगल रेस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट क्या बोल रही है। जैसे अभी आप लोगों को पता होगा बेटा, 3 दिन पहले गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन दिया है कि इस साल कोई भी जो बैंकिंग है, बैंकिंग कंपनीज है बेटा, जैसे HDFC है, ICICI है, यस बैंक है, कोटक है, वो डिविडेंड नहीं देंगी। तो ये लीगल रेस्ट्रिक्शंस है, इस बार उनको डिविडेंड नहीं देना है। ये गवर्नमेंट ने उनको बोला है डिविडेंड नहीं देने के लिए, भाई इस बार आप पैसा बचाओ और उन पैसों को, क्योंकि उनको ऑलरेडी लॉस हुआ है, सरकार ने उनको 3-4 महीने का मोरेटोरियम बोला था, तो मोरेटोरियम की वजह से ऑलरेडी वो लोग नुकसान में चल रहे हैं। तो इसीलिए उनको गवर्नमेंट ने बोला कि इस बार आप लोग डिविडेंड मत देना, हम आपको छूट दे रहे हैं कि इस बार आप डिविडेंड नहीं देंगे। तो ये उनका पैसा बचेगा, और ये पैसा बचेगा तो पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो लोग हमसे कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंडीशंस ऑफ द कैपिटल मार्केट, मार्केट की सिचुएशन क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कितना डिविडेंड दे रहे हैं। ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी, कंपनी कितना ग्रो कर रही है, हम उसके हिसाब से डिविडेंड देंगे। एंड लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के पास कितना पैसा अवेलेबल है, उसके हिसाब से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। मतलब ये सब चीजों को ध्यान में रख के उसके बाद कंपनी नक्की करती है कि हमको कितना डिविडेंड देना है। स्टूडेंट्स, एक बार ये डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड इसको रीड आउट कर लो बेटा, कुछ डाउट हो तो पूछो, फिर हम लोग आगे बढ़े। यस, तो सारे शेयर होल्डर्स को स्टेटमेंट देना, फिर डिविडेंड देना, तो सर एक्सपेंस कितना बढ़ जाता होगा। वो प्रॉफिट में से देना ना, एक्सपेंस तो है ही नहीं, प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड देना है ना, प्रॉफिट होगा ही नहीं तो डिविडेंड क्यों देंगे। एक्सपेंस काटने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से डिविडेंड दिया जाता है, पहले डिविडेंड नहीं होता है कभी भी। सर डिविडेंड सिर्फ रिटेल पोर्शन को मिलता है। हाँ, सबके लिए होता है ना, जिसके पास जितने शेयर्स होंगे पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड आता है। भाई पर शेयर 1 रुपया, तो जिसके पास जितने शेयर्स होंगे, इवन उसमें प्रमोटर्स भी आ गए। भाई जैसे आज मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी के पास अपनी कंपनी के 49% शेयर्स हैं, तो 49% के हिसाब से देखने जाओ बेटा, तो लगभग उनके पास 500 से 600 करोड़ शेयर्स हैं, तो 500-600 करोड़ शेयर्स के हिसाब से उनको भी डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड सबको मिलता है जिसके पास जितने शेयर्स होते हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए, तो सर आरबीआई कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती उसमें। आरबीआई क्यों इंटरफेयर करेगी बेटा, बैंक के लिए तो मतलब शायद वो ना ना ना, कर सकती है। और वो आरबीआई से कंसर्न लेके डिसीजन लिया जाएगा बेटा। बैंकों का कोई भी डिसीजन होता है ना बेटा, तो फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई के गवर्नर दोनों एक दूसरे के साथ कंसल्ट करके उसके बाद डिसीजन लेते हैं, डायरेक्ट डिसीजन कभी नहीं आएगा बेटा। और सर डिविडेंड कौन से टाइप के शेयर्स है उस पर भी डिपेंड करता है ना सर। कौन से टाइप के, मतलब प्रेफरेंसेस हैं, इक्विटी शेयर, ऐसा बोल रहे हो बेटा। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ सर, अगर कोई इक्विटी शेयर हो तो मतलब उसके ज्यादा डिविडेंड है, ऐसा कुछ होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है बेटा, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, उनका रेट फिक्स होता है, उनको 10% या 8% इतना ही डिविडेंड मिलेगा। इक्विटी शेयर्स क्या होता है बेटा, जितना प्रॉफिट बचा फिर उनको कभी 2% भी डिविडेंड मिलता है, कभी 5% भी डिविडेंड मिलता है, कभी 10% भी डिविडेंड मिलता है।
इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड बेसिकली कभी फिक्स नहीं होता है बेटा, वो कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। हाँ सर जब भी कोई कंपनी बायबैक अनाउंस करती है तो उसकी प्राइस क्यों हाई हो जाती है? किसी को पता है बेटा बायबैक का मतलब क्या होता है? तो कंपनी शेयर्स वापस ले रही है अपने पास। आपको जो शेयर्स दिए ना बेटा कंपनी ने, वो आपसे कंपनी शेयर्स वापस ले लेगी, उसको बायबैक बोलते हैं। बायबैक क्या होता है बेटा कि जो आपके पास शेयर्स है ना, वो कंपनी अब आपसे वापस ले लेगी। तो अब माना इसमें लॉजिक क्या होता है, आज मेरी चीज आपके पास पड़ी है बेटा, आज उसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपया है, लेकिन आप बोलोगे मेरा क्या फायदा, मैं 100 में दे दूं तो मुझे आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तभी आप मुझे दोगे ना वो चीज। यस। इसलिए बायबैक का जो प्राइस होता है वो हमेशा ज्यादा रखा जाता है बेटा। नहीं वो तो ज्यादा में कंपनी लेती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में क्यों प्राइस हाई हो जाती है? अब बेटा ऑब्वियस है, जो कंपनी शेयर्स वापस ले रही है इसका मतलब लॉजिक समझो, कंपनी के पास पैसा है, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ जाती है, रेपुटेशन बढ़ेगी तो शेयर की प्राइस तो बढ़ेगी ना बेटा। और वो तो सर अपने हाथ में होता है ना कि बायबैक हमको मतलब शेयर वापस देने की नहीं। हाँ वो अपने पे होता है, कंपलसरी नहीं है वो। हम बढ़ेंगे स्टूडेंट्स आगे बेटा। यस सर। चलो अब नेक्स्ट आता है बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। देयर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान। कंपनी के फाइनेंशियल प्लान के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। पहला, टू एस्टिमेट नीड ऑफ कैपिटल, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलाइजेशन। पहले हमको ये देखना है कितने पैसों की जरूरत है, और दूसरा टू डिटरमाइन सोर्स ऑफ कैपिटल, और दूसरा ये देखना है पैसा कहां से आएगा। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी कैन ऑब्टेन नेसेसरी कैपिटल फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। कंपनी अलग अलग जगह से पैसों का बंदोबस्त कर सकती है। कंपनी प्रोक्योर्स कैपिटल by issuing various type of securities such as equity shares, preference shares, debentures, etc. कंपनी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर ये सब इशू करके पैसा इकट्ठा कर सकती है। In what proportion will the various type of securities be issued is determined by the financial manager. वो फाइनेंशियल मैनेजर खुद नक्की करता है कि कितने इक्विटी शेयर्स, कितने प्रेफरेंस शेयर्स और कितने डिबेंचर्स होंगे। Capital structure means the combination of different source of capital like equity share, preference share, debenture, reserves and loan fund. ये कंपनी खुद डिसाइड करती है। With reference to this, according to Jestenberg, decision regarding type of securities are reflected in the capital structure of the company. कौन सी कंपनी किस तरीके से जाके अपना पैसा इकट्ठा करेगी वो कैपिटल स्ट्रक्चर से पता चलता है। Definition: in simple words, capital structure means the combination of different sources utilized by the company to raise necessary capital. जितनी पैसों की जरूरत है वो पैसा इकट्ठा करने के लिए कंपनी ने क्या क्या सोर्सेज यूज किए हैं वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। According to Hogland, capital structure means proportion and magnitude of different securities issued and sources utilized by a company to raise its finance. पैसा इकट्ठा करने के लिए कंपनी ने कौन से ऑप्शंस को यूज किया है वो कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर। एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी में क्या होना चाहिए? पहला, सिंपलिसिटी। सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। इक्विटी शेयर भी इशू कर दिया, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर दिया, डिबेंचर भी इशू कर दिया, कमर्शियल पेपर भी इशू कर दिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी इशू कर दिए, कंपनी खुद कंफ्यूज हो जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल, इक्विटी शेयर्स पहले इशू करो, इक्विटी शेयर्स खत्म हो गए, उसकी लिमिट खत्म हो गई, देन गो फॉर प्रेफरेंस शेयर। सबको मिक्स मत करो, जितनी जरूरत हो उतनी उस सिक्योरिटी को इशू करो। Capital structure becomes easy in terms of administration if lesser type of securities are issued. जितना हो सके कम सिक्योरिटीज का यूज करो। Profitability, कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़े, प्रॉफिट घटे नहीं। The plan of capital structure should be such that profit remains optimum, maximum. Next is adequate finance. जितनी जरूरत हो उतना हमें पैसा मिल जाना चाहिए। Various sources should be combined in such a way that adequate finance can be obtained. Next, flexibility. समय के हिसाब से बदलना चाहिए। Capital structure of the company should be flexible so that it can be changed as per the requirements and the circumstances. Next, economy. खर्चा जितना उतना कम होना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इशू करें, खर्चा ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी मेंटेन होनी चाहिए, कम खर्चे में पैसा मिलना चाहिए। Various sources should be combined in such a manner so that cost of capital is minimized. Next, balancing. बैलेंस होना चाहिए। ओनर का कैपिटल मतलब कंपनी का पैसा एंड बोरोड कैपिटल डेप्ट कर्जा, वो दोनों बैलेंस होना चाहिए। अगर ओनर का कैपिटल ज्यादा होगा तो अच्छा, लेकिन डेप्ट ज्यादा होगा वो अच्छा नहीं। There should be a proper equilibrium between owner's capital and the borrowed capital. Next is liquidity, पैसा, पैसा मेंटेन रहना चाहिए। There should be such type of provision in capital structure that the liability and debt can be paid in time. हमारा जो भी कर्जा है वो हम लोग टाइम टू टाइम पे पे कर सकें, ये हमको ध्यान रखना है। अट्रैक्टिवनेस, हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी कंपनी की बैलेंस शीट में कर्जा ज्यादा दिखे, तो इससे क्या होगा, हमारी रेपुटेशन खराब होगी। It should be attractive so that various types of investors invest in company. Next, solvency. Solvency maintain रहे, कंपनी के पास पैसा बना रहे। The proportion of borrowed capital should not be so large that burden of interest cannot be borne and risk of insolvency is raised. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर्जा हद से ज्यादा बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि हम लोग इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अच्छे से काम कर सके, वो देखना है। यहां तक रीड आउट करो बेटा, तो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सर यस, तो ऐसा जरूरी है कि जब कंपनी एफपीओ कर रही है तो जितना प्रीमियम उन्होंने आईपीओ पे लिया था एफपीओ पे उतना ही प्रीमियम ले? बिल्कुल भी नहीं, ज्यादा भी ले सकती है, कम भी ले सकती है, कंपनी पे डिपेंड करता है। यस स्टूडेंट्स, और किसी को कोई डाउट बेटा किसी पॉइंट में, तो आगे बढ़ूं मैं। सर बैलेंसिंग में बैलेंसिंग, दोनों बैलेंस होना चाहिए। हमारा खुद का पैसा और जो हम लोगों ने मार्केट से पैसा उठाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि मार्केट से उठाया हुआ पैसा ज्यादा हो जाए, डेप्ट ज्यादा हो जाए कंपनी पे, कर्जा ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। यानी ओनर्स जितना लाए उतना ही बाहर से लेने के अपने को। मतलब जितना हो सके ओनर का खुद का पैसा ज्यादा होना चाहिए बेटा, नहीं तो कोई भी आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा आपकी कंपनी में। अगर आपने कर्जा ज्यादा लेके रखा होगा तो आपकी कंपनी के कोई शेयर ही खरीदेगा नहीं, क्योंकि उनको तो ऐसा भाई कंपनी ऑलरेडी कर्जे में डूबी हुई है, तो क्या आप शेयर लोगे उसके। तो ओनर का खुद का पैसा ज्यादा हुआ लगा हुआ होना चाहिए। ओके सर।
बढ़े आगे स्टूडेंट्स। नाउ टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब 4 ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स कंपनी के पास कैपिटल स्ट्रक्चर में। ऑप्शन पहला, सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करे कंपनी। ऑप्शन बी, प्रेफरेंसेस और इक्विटी शेयर इशू करे। ऑप्शन सी, डिबेंचर एंड इक्विटी शेयर इशू करे। ऑप्शन डी, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंसेस एंड डिबेंचर्स इशू करे। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमको डिसाइड करना है, मतलब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंसेस, डिबेंचर्स, वो किस बेस पे डिसाइड होगा। तो उसमें पहले इंटरनल फैक्टर्स, पहला टाइप ऑफ बिजनेस, हमारा किस तरीके का बिजनेस है, हमें किस तरीके के पैसों की जरूरत है। अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत है बेटा, तो इक्विटी शेयर्स एडवाइजेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो ही हम लोग इक्विटी शेयर्स में जाएंगे। मोर फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, while less fixed capital is required in trading units. In service unit, the fixed capital investment is determined on the basis of the service. मतलब फिक्स कैपिटल ज्यादा हो ना बेटा आपका, अगर आपको लगे कि हमें फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए तो हम लोगों को इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए। अगर फिक्स कैपिटल कम हो तो इक्विटी शेयर्स कम इशू करने चाहिए। नेक्स्ट, साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस बड़ा है तो गो फॉर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंसेस, डिबेंचर्स। बिजनेस छोटा है तो आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू ही अपना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ड्यू टू लार्ज स्केल एक्टिविटीज, बिग बिजनेस यूनिट्स रिक्वायर फिक्स कैपिटल इन लार्ज प्रपोर्शन। स्मॉल साइज इंडस्ट्रियल यूनिट्स रिक्वायर कंपैरेटिवली लेस फिक्स कैपिटल। ट्रेडिंग यूनिट्स रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल कंपैरेटिवली। जैसा जैसा साइज, उसके हिसाब से हमको नक्की करना है कितना पैसा चाहिए और उसके हिसाब से इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स नक्की करने हैं। तीसरा, एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम। हम कितना इनकम का एस्टिमेशन कर रहे हैं। अर्निंग ऑफ बिजनेस में बी सर्टेन और अनसर्टेन। कंपनी कैन डिपेंड ऑन बोरोड कैपिटल इफ फ्यूचर एस्टिमेटेड अर्निंग इज फिक्स एंड हैंडसम। अगर हमें लगता है कि भाई हाँ 5 साल में पैसा रिकवर हो जाएगा, देन गो फॉर डिबेंचर्स। अगर आपको लगता है कि नहीं लंबा टाइम लगेगा पैसा रिकवर होने में, देन गो फॉर इक्विटी शेयर्स। नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ असेट्स। हमें किस तरीके की असेट्स परचेज करनी है। If requirement of fixed assets are on large scale in business, then the ratio of equity share will be high in capital structure. अगर fixed assets लेनी है तो equity shares ज्यादा issue होंगे। Due to high investment in fixed assets, it is also considered whether fixed assets are to be purchased or to be acquired on hire purchase or on lease. कंपनी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं बेटा। जैसे एक लैंड है, कंपनी फैक्ट्री बनाना चाहती है, वो लैंड परचेज करनी है या लैंड लीज पे लेनी है, ये कंपनी के ऊपर है। अगर कंपनी खरीदेगी तो पैसा ज्यादा चाहिए, इक्विटी शेयर ज्यादा इशू करने पड़ेंगे। अगर हम लोग उसको लीज पे ले रहे हैं तो पैसा कम चाहिए, इक्विटी शेयर इशू करने की कम जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स। कभी कभी डायरेक्टर्स क्या बोलते हैं, भाई हम इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर इशू करने से क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं आपका जो पावर है ना वो दूसरे लोगों के हाथ में चला जाता है और वो लोग अपने पावर्स देना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग कभी कभी इक्विटी शेयर्स के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो लोग प्रेफरेंसेस और डिबेंचर इशू करते हैं। If the directors of company desire to retain the managerial control on company, अगर directors चाहते हैं नहीं कंट्रोल हमारे हाथ में ही रहना चाहिए, they do not issue equity shares in greater proportion and depend more on preferences and debentures. Sixth, financial requirements. कितने पैसों की जरूरत है। Capital can be raised only by issue of equity shares if requirement of capital is on the small scale. कम पैसा चाहिए तो इक्विटी शेयर्स के थ्रू हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। Various types of securities are to be issued if large scale capital fund is necessary. अगर ज्यादा पैसों की जरूरत है तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंसेस, डिबेंचर्स हम सब इशू करेंगे। Apart from this, how much finance will be required in future for long-term objectives, plans, possibility of future growth is also to be considered while formulating capital structure. हमें कितना पैसा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, वो भी चीजें बहुत मायने रखती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने में। अगर हमें लगता है कि हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो हम लोग सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए दोनों चाहिए तो हम लोग इक्विटी शेयर्स के साथ साथ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंसेस को भी इशू करेंगे। 7, ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए। इफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड परमानेंटली, कंपनी विल प्रेफर टू इशू इक्विटी शेयर। अगर हमेशा हमेशा के लिए पैसा चाहिए तो कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी। ऑन दी अदर हैंड, इफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, अगर पैसा शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए, कंपनी विल प्रोक्योर कैपिटल थ्रू डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस। कंपनी डिबेंचर्स या प्रेफरेंसेस के थ्रू पैसा इकट्ठा करेगी। स्टूडेंट्स, इंटरनल फैक्टर्स को रीड आउट कर लो बेटा।
सर तो बॉन्ड्स में कैसा होता है फिर? बॉन्ड्स तो फिक्स इंटरेस्ट देता है बेटा, कंपनी को फिक्स इंटरेस्ट देना होता है बॉन्ड्स में। उनका कंपनी के प्रॉफिट से बेसिकली कोई लेना देना ही नहीं है। वो कंपनी को अगर 5 साल 10 साल के लिए पैसा चाहिए तो कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है। सर तो उसमें कुछ लिमिट होगी ना कि इस लिमिट तक? हाँ, वो कंपनी इशू की कर असेट्स को ध्यान में रखते हुए, कोई अनलिमिटेड नहीं कर सकता बेटा, नहीं तो ऐसे तो क्या पैसा लेके भाग जाए वो लोग, सब विजय माल्या बन जाए। तो सर फिर इसमें भी डायरेक्टर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी ना? नहीं, डायरेक्टर्स की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड ही रहती है बेटा कंपनी में। अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी अपने यहाँ पे अलाउड ही नहीं है इंडिया में। सारे पॉइंट्स अच्छे से रीड आउट कर लेना बेटा, कुछ डाउट हो तो पूछो। सर परसों इको की टेस्ट है ना? इको चैप्टर नंबर 8 बेटा, एग्रीकल्चर वाला, 1 लाइनर्स एंड 2 मार्कर्स। सर यस, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितनी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी उतना इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी। ऑब्वियस है। आज रिलायंस है तो रिलायंस अगर इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल डिबेंचर इशू करेगा तो फटाफट सब्सक्राइब हो जाएगा, फटाफट सब लोग ले लेंगे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी कंपनी होगी तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी तो होगा बेचने में। स्टूडेंट्स, इंटरनल फैक्टर्स में किसी को कोई भी डाउट बेटा? सर 6 पॉइंट पॉइंट नंबर फाइनेंशियल 6, रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है बेटा? अगर कंपनी को ज्यादा पैसों की जरूरत है तो कंपनी इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल डिबेंचर सब इशू करेगी। अगर कंपनी को कम पैसों की जरूरत है तो कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। यस बेटा, और किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? फाइन। अब स्टूडेंट्स जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बेटा वो हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीछे आप लोगों का इंग्लिश का भी लेक्चर है और मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा बेटा। तो हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्योंकि टाइम लगेगा उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स को डिस्कस करने में, तो हम लोग इसको मंडे को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, संडे को इको की चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर वाले चैप्टर की टेस्ट है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। बाय बाय स्टूडेंट्स। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय।